नमस्कार दोस्तों, साहित्य हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह कहानी है ओम प्रकाश द्वारा रचित बैल की खाल। तो आइए हम कहानी सुनते हैं। बैल की खाल। सुबह से दोपहर हो गई थी। काले और भूरे का कहीं अता पता नहीं था। चारों ओर उनकी खोज हो रही थी। गांव के बीचों बीच कुएं के पास पंडित बृज मोहन का बैल बीच रास्ते में मर गया था। तड़के मुंह अंधेरे पंडित बृज मोहन का हाल ही हाल और बैल लेकर खेत जोतने निकला ही था कि कुएं के पास से बैलों को उसने टिटकारी दी। कुएं के पास खड़ंजे पर फिसलन थी। बैल का पांव फिसला और गिर पड़ा। हाली ने बैल को खड़ा करने की बहुत कोशिश की। बैल बूढ़ा और कमजोर था। पसली में चोट लगी और मर गया। पंडित बृज मोहन खबर मिलते ही दौड़ा आया था। खेतों की जुताई के वक्त बैलों का मर जाना किसी हादसे से कम न था। पंडित पर जैसे गाज गिर पड़ी थी। रास्ते में पड़े बैल को कुएं के पास से हटाना जरूरी था। काले और भूरे की तलाश शुरू हुई। वे दो ही तो थे पूरे गांव जो मरे हुए बैल को खींचकर गांव से बाहर ले जा सकते थे। जब तक बैल जीवित था तो कोई बात नहीं थी। कल तक अन्न उगाने वाला बैल मरते ही अपवित्र हो गया था। जिसे छूना तो दूर, उसके पास खड़े होना भी किसी पाप से कम न था। सूरज सिर के ऊपर पूरी ऊंचाई पर चढ़ चुका था। कुएं के पास पड़े बैल पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। काले और भूरे पता नहीं कहाँ गए हुए थे। 3 दिन पर पंडित बृज मोहन स्वयं उनके घर जा चुके थे। हर बार एक ही जवाब मिलता, कहीं गए हैं। वे दोनों गांव भर के लिए अचानक महत्वपूर्ण हो गए थे। जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, कुएं के पास पड़ा मृत बैल गंधियाने लगा था। गांव भर में मायूसी भरा तनाव फैल गया था। हर कोई काले और भूरे को कोस रहा था। गांव की कोई जगह नहीं थी जहां उन्हें ढूंढा न गया हो। आखिर वे गए तो कहाँ गए? उनकी महत्ता का एहसास गांव को हो गया था। गांव में किसी का भी मवेशी मरता, उसे उठाकर गांव से बाहर ले जाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। इसके लिए उन्हें कोई पैसे या अनाज नहीं मिलता था। यह काम उनके पुरखे पिछले कई पीढ़ियों से निष्प्रिय भाव से करते चले आ रहे थे। मृत मवेशी की खाल उतार कर वे उसे शहर ले जाते थे। शहर में चमड़े की रंगाई सफाई का काफी बड़ा कारोबार था, जिसमें शहर के नामी गिरामी व्यापारी लगे हुए थे। चमड़े के जो भी दाम मिलते, उससे ही उनकी जीविका चल रही थी। गांव के बड़े बूढ़े बैल को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थे। अगर शाम तक बैल यहीं पड़ा रहा तो क्या होगा? सुबह से लोगों ने पीने का पानी तक नहीं लिया था कुएं से। दोपहर का सूरज ढलने लगा था। परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी थी। बृजमोहन की आंखों में निराशा की तोड़ती हुई चमक दिखाई थी। सामने गली से काले और भूरे चले आ रहे थे। उनके चेहरे बुझे हुए और आंखें गड्ढों में धसी हुई थी। सख्त हाथों की हथेलियां चौड़ी और मांसविहीन थी, जिससे हाथों की नसें और अधिक उभरी हुई दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने घुटने तक मटमैले सफेद धोती का टुकड़ा लपेट रखा था। कमर से ऊपर कमीज की जगह पुराने किस्म की मंडीनुमा चिकट बनियान पहन रखी थी, जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। उनके पैरों पैरों में विपन्नता झलक रही थी। वे सीधे आकर बैल के पास रुके। भूरे के हाथ में मोटे बांस की एक लंबी सी बाही थी। कहाँ मर गए थे भोसड़ी के? तड़के से ढूंढ ढूंढ के गुड्डे टूट गए और ईब आ रहे हो महाराज की तरियो। इस बैल को कौन उठावेगा? तुम्हारा बाप? पंडित बृज मोहन उन पर बिफर पड़ा था। बिना उत्तर दिए काले ने अपने कंधे पर रखी मोटी रस्सी उतारी और मृत बैल के आगे के दोनों पैर को एक साथ मिलाकर बांधने लगा। बैल के पांव अकड़ गए थे। उन्हें एक साथ मिलाने में उसे काफी ताकत लगानी पड़ रही थी। पैरों को कसकर बांधने के बाद रस्सी का दूसरा छोर
उसने भूरे की ओर उछाला। भूरे ने पिछले दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर बांधा। इशारे से काले को बाही उठाने के लिए कहा। समूचा गांव खड़ा उनका करतब देख रहा था। देखते ही देखते उन्होंने बैलों के बंधे पांव में बाही फंसाई और पालकी की तरह उठाकर ढुलकी की चाल से चल पड़े। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गांव के दक्षिण पश्चिम छोर से होकर बहता नाला बरसात को छोड़कर पूरे साल सूखा ही पड़ा रहता। इसी नाले में उन्होंने बैल को लाकर डाल दिया। वे दोनों काफी थक गए थे। 2 घड़ी बैठकर सुस्ताने लगे। काले ने जेब से आखिरी बची बीड़ी निकाली, जिसे दोनों साझे रूप में पीने लगे। उनके पीछे पीछे गांव के 4-5 कुत्ते भी आ गए थे, जो बैल के आसपास मंडराने लगे थे। भूरे का पूरा ध्यान कुत्तों पर टिका था, कहीं कोई मुंह न मार दे। काले ने बैल के पैरों से रस्सी खोलकर अलग की। भूरे का छुटकू छुरी लेकर आ गया था। उसके हाथ से छुरी चाकू लेते हुए भूरे ने कहा था, छुटकू तू घर जा, हम यहाँ से सीधे शहर जाएंगे, आने में देर हो जाएगी, सौदा सुलभ भी वहीं से लेते आवेंगे। काले ने भूरे के हाथ से छुरी लेकर उसकी धार पर उंगली फिराई। धार कुछ कम थी। नीले में पड़े एक पत्थर पर छुरी को घिसकर धार तेज करने लगा। भूरे ने बैल के मुंह से शुरू करके पेट और पीठ तक एक लंबा चीरा लगाया। ये खाल उतारने में सिद्धस्त थे। कैसा भी जानवर हो उसे केले की तरह छील देते थे। खाल इस खूबी से उतारते थे कि उसमें कहीं भी जरा सा नुक्स नहीं आ पाता था। यदि खाल जरा भी कहीं से कट फट जाए तो उसके दाम कम हो जाते थे। ये कला उन्होंने अपने बाप से सीखी थी। दोनों काम में जुट गए थे। धूप की तपीस कम न हुई थी। पोर पोर पसीने से भीग गया था। खाल अभी आधी भी नहीं उतरी थी कि आकाश से गिद्धों के झुंड उतरने लगे थे। देखते ही देखते झुंड के झुंड गिद्ध घेरा डालकर मंडराने लगे। वे कभी कुत्तों को खदेड़ते तो कभी गिद्धों को दूर हटाते, तो दूसरी ओर से एक साथ कई गिद्ध बैल पर टूट पड़ते। कुत्ते अलग से अवसर की ताक में बैठे थे। गिद्धों को भगाने में कुत्ते भी उनका साथ दे रहे थे। कोई कुत्ता गिद्ध पर झपटता तो गिद्ध पंजों पर दौड़ते हुए अजीब सी आवाज में चिल्लाता। खाल उतारते उतारते काफी समय हो गया था। सांझ होने में अभी देर थी। ताजा उतरी खाल को लेकर वे बैल से थोड़ा दूर हट गए। उनके हटते ही गिद्ध बैल पर टूट पड़े। गिद्धों के गले की आवाज भयानक वातावरण बना रही थी। आकाश से गिद्धों का उतरना अभी जारी था। उन्होंने गीली खाल को उलटकर नाले में मिट्टी पर फैला दिया ताकि उस पर लगा खून सूख जाए। वे काफी थक चुके थे। उनके पास बीड़ी भी नहीं थी जिसे पी सके। आजकल उनका हाथ काफी तंग रहने लगा था। खाल को लपेटकर उन्होंने एक फटी पुरानी चादर में गठरी की शक्ल में बांध लिया। काले ने गठरी उठाकर भूरे के सिर पर रख दिए। बड़ी सड़क की ओर चल दिए। नाला जहां सड़क को काटता था वहां एक बड़ी सी पुलिया थी। वे नाले से होते हुए पुलिया तक आ गए थे। भूरे के सिर पर रखी गठरी से खाल का गीलापन रिस रहा था। भूरे ने गठरी पुलिया की दीवार पर रख दी। दोनों बैठकर शहर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार करने लगे थे। बस में खाल लेकर कोई चढ़ने नहीं देता था। बस की सवारियां नाक मुंह पर कपड़ा रखकर चिल्लाने लगती थी। खाली ट्रक या तांगा ही उन्हें शहर ले जाता था। धीरे धीरे सांझ होने लगी थी। दूर से आता हुआ एक ट्रक दिखाई पड़ा। वे पुलिया से उतरकर सड़क पर आ गए। ट्रक काफी तेज गति से आ रहा था। उन्होंने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ढेर सा धुआं उगलता हुआ आगे बढ़ गया। भूरे ने दोनों हाथों से धुएं को मुंह के पास से हटाते हुए एक भद्दी गाली दी, जो ट्रक के शोर में घूट कर रह गई। वे फिर पुलिया पर बैठ गए। दूर से आते गायों के गले की घंटियों की आवाज पास आने लगी थी। गायें गांव की ओर लौट रही थी। लल्लू गडरिये का यह गोधन सबसे बड़ा था। गांव के लोग लल्लू के गोधन में अपने ढोर डंगर भेजकर निश्चित हो जाते थे।
सड़क पार कराने में लल्लू खास ख्याल रखता था। सड़क पर यातायात कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। हर वक्त दुर्घटना होने का डर बना रहता था। गायों के गले की घंटियां और उड़ती धूल सांझ के धुंधलके को गहराने लगी थी। पुलिया पर बैठे काले और भूरे की चिंताएं भी सांझ की तरह गहरी हो रही थी। वे जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, जिससे खाल बेचकर घर के लिए सौदा सुलभ ला सके। कई दिन हो गए थे, ठीक से चूल्हा भी नहीं जला था। जैसे तैसे जिंदगी घसीट रही थी। 2 महीने बाद आज यह बूढ़ा बैल मरा था, जिसने उनकी डूबती आशाओं को पल भर के लिए बचा लिया था। काले ने गोधन को जाते देखकर भूरे से कहा, क्या टेम आ गया है। इब तो ढोर डंगर भी ना मरते। जिबते यो जानवरों का डॉक्टर गांव में आया है। मारे तो पेट पर ही लात मार दी है शोहर ने। गांव में जानवरों का डॉक्टर आ जाने से इनका धंधा ही चौपट हो गया था। घर में फाकों की नौबत आने लगी थी। गांव का बनिया तो वैसे ही उन्हें उधारी नहीं देता था। अनाज के दाने मांगे भी तो किससे। गांव भर की नजर में ये सबसे निकम्मे जीव थे, मरे जानवरों की खाल खींचने वाले। पुलिया पर बैठे बैठे वे अपने अपने ख्यालों में खो गए थे। काले की समझ में बहुत सी बातें नहीं आती थी। वह जितने सोचने की कोशिश करता, बातें उतनी ही उलझ जाती। भूरे, हमें यूं काम छोड़ देना चाहिए। क्यों? जो हमने इस काम को छोड़ दिया तो करेगा कौन? क्या मरे हुए ढोर डंगर गांव में ही पड़े सड़ते रहेंगे? सड़ने दे। इस सड़ांध में हम गले गले तक डूब जाते हैं। किसे परवाह है? कोई अपने थोड़े भी ना बैठावे। कुछ देर रुककर काले फिर बोला, और वो शहर का लाला 100 बातें सुनावेगा। पिछली बार जब वह भैंस की खाल लेके गए थे तो क्या कह रहा था? यह पुड़िया ले जाओ, जिस जानवर को खिलाओगे टें बोल जाएगा। वह सरकारी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। पूरा राक्षस है, राक्षस वल्लल्ला। 2-3 ट्रक बिना रुके निकल गए थे। जैसे जैसे सांझ रही थी, उनकी परेशानी बढ़ रही थी। शहर जाकर वापस भी लौटना था। काले कुछ ज्यादा ही उखड़ रहा था। लंबी सड़क पर निगाह जमाते हुए बोला, भूरे, चल कहीं चलते हैं। सुना है दिल्ली गाजियाबाद में बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मामसन का सलेक देखियानी पिछली बार जिब आया था, यहाँ था तो नंग धड़ंग घूम रहा था, और इब इब तो कमीज पतलून पहने लगा है। अंग्रेजी कट के बाल रखता है, हाथ में घड़ी बांधता है। क्या कहवे था उस घड़ी को? हैम्टी ओटम। अपने आप चलती है, दिन रात आवाज भी ना करे। काले की बात भूरे को ऐसी सुनाई पड़ रही थी जैसे वह कई कोस दूर खड़ा उसे आवाज दे रहा हो। उसके ख्यालों में तो गांव के वे बच्चे घूम रहे थे जो बस्ता लिए किलकारियां मारते स्कूल जा रहे थे। न जाने कितनी बार स्कूल के पास खड़े होकर उसने छोटे छोटे बच्चों को पहाड़े रटते देखा था। जब वे एक सुर में बोलते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचता था किसी रोज उसका छुटकू भी इसी तरह बच्चों के बीच खड़ा होकर पहाड़े रटेगा। उसने स्कूल के मास्टर से भी बात कर ली थी। बस 2 पैसे हाथ में आ जाए तो छुटकू को इस साल स्कूल भेजना ही है। उसके पास तो स्कूल जाने लायक कपड़ा भी नहीं है। उन्हें पुलिया पर बैठे काफी समय हो गया था। शहर जाने वाली कोई सवारी अभी तक नहीं मिली थी। वे जिस गाड़ी को भी रुकने का इशारा करते, वह तेजी से निकल जाती थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, उनकी ऊब भी बढ़ रही थी। इतने दिन बाद आज एक बैल मरा था। यदि वे समय पर शहर न पहुंचे तो खाल सड़ भी सकती है। जो 2 पैसे हाथ में आने वाले हैं, वे भी न निकल जाएं। उनकी परेशानी अंधेरे से ज्यादा गहरी हो रही थी। दूर खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर एक बछड़ी के रंभाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। शायद लल्लू के गोधन से बछड़ी पीछे छूट गई थी। चौकन्नी मुद्रा में बछड़ी दौड़ी चली आ रही थी। वह उसी रफ्तार से बिना रुके पक्की सड़क पर आ गई थी। पलक झपकते ही तेज गति से आते ट्रक की चपेट में आकर बछड़ी गिर पड़ी। अचानक ब्रेक लगने से ट्रक भी लड़खड़ा गया था। ट्रक गिरते गिरते बचा।
एक तेज आवाज से वे दोनों भी एक बारगी चीख उठे। कुछ आगे जाकर ट्रक रुक गया था। ड्राइवर को गालियां देता हुआ भूरे ट्रक की ओर दौड़ा। ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और एक्सीलेटर दबाकर ट्रक की गति बढ़ा दी। भूरे ने गुस्से में ढेर सी गालियां ट्रक ड्राइवर को दे डाली। सड़क के किनारे पड़ा ढेला उठाकर फुर्ती से ट्रक पर दे मारा। ट्रक आगे निकल चुका था। ढेला पक्की सड़क पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया था। बछड़ी सड़क के किनारे पड़ी तड़प रही थी। उसका सिर एक ओर लुढ़क गया था। काले ने बछड़ी की पीठ पर हाथ फेरा। उसकी चिकनी नर्म पीठ पर हाथ फेरते हुए काले को लगा जैसे बछड़ी नहीं, कोई छोटा बच्चा है जो दर्द से तड़प रहा है। काले ने भूरे की ओर देखा। भूरे अभी भी दूर खड़ा गालियां बक रहा था। काले ने भूरे को आवाज दी, भूरे, कहीं थोड़ा पानी हो तो लेकर आ, जल्दी कर, देख कैसे तड़प रही है। भूरे पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। नाले में वह दूर तक चला गया। बैल की बची खुची हड्डियों पर दो तीन कुत्ते अभी भी लिपटे हुए थे। उसे पास आते देखकर वे गुर्राने लगे। वह उनसे बचकर नाले से खेत में चढ़ गया। खेत भी सूखे पड़े थे। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। बछड़ी को दर्द से तड़पता देखकर काले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या करे? अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर का ख्याल आया। उसने भूरे को पुकारा, भूरे जल्दी आ, डॉक्टर को लेके आना है, बछड़ी को बहुत चोट लगी है। भूरे खाली हाथ लौट आया। वह पसीना पसीना हो गया था। भाग दौड़ में उसकी सांस फूल गई थी। हाँफते हुए बोला, पानी तो कहीं भी ना है। काले बछड़ी की पीठ सहला रहा था, जैसे उसे हौसला बंधा रहा हो। बछड़ी के मुंह से खून रिस कर मिट्टी में बहने लगा था। अंधेरे में बछड़ी का खून गहरे रंग का दिखाई दे रहा था। काले, अब डॉक्टर आके क्या करेगा? देख, लहू कितना बह गया है। भूरे, तू ज्यादा अक्लमंद न दिखा, तू यहां ठहर, मैं जाता हूं डॉक्टर को लाने। काले की आवाज में उत्तेजना थी। काले गांव की ओर जाने के लिए उठा। गांव वहां से करीब 1 कोस दूर था। अंधेरा बढ़ते बढ़ते काली घनी चादर में बदल गया था। गांव की इक्का दुक्का बत्ती टिमटिमा रही थी। काले ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। अभी 10-15 कदम दूर भी नहीं गया था कि भूरे की आवाज आई, काले जल्दी आ। काले उल्टे पांव लौटा। क्या हुआ? काले ने आते ही कहा, देख लो, यह तो हिल भी नहीं रही है। भूरे ने सहमते हुए कहा। बछड़ी का बदन ऐंठ कर शांत हो गया था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके बीच खामोशी छा गई थी। चुप्पी तोड़ काले ने वह उठकर खड़ा हो गया। भूरे, तू यहीं ठहर, मैं गांव में खबर करके आता हूं। उसकी आवाज में हताशा थी। अचानक बछड़ी का इस तरह मर जाना उन्हें दुखी कर गया था। पुलिया पर रखी बैल की खाल पर पुलिया पर रखी बैल की खाल पर काले ने एक नजर डाली। चादर में बंधी बैल की खाल गधियाने लगी थी। उसने एक लंबी सांस ली और गांव की ओर चल पड़ा, बछड़ी के मरने की खबर देने। अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी बैल की खाल। मुझे आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे शेयर भी करें। पुनः मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।